हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में बेसिकली हमें किसी भी शेप का या किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो उस एरिया को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे विद इन अ लिमिट। वैसे हम ये वाली प्रॉब्लम्स अपने लिमिट ऑफ सम में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग से हमें उस एरिया को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये कुछ भी नहीं है, बस जैसे हमने निश्चित समाकलन किया था, लिमिट्स रखने के बाद को सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है और इसके अंदर ये कोई कर्व है, तो ये शेप का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है ना। लिमिट ऑफ सम हमने समझा था, लेकिन हमें यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग से हमें इसको निकालना होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। शेप ऐसी हो सकती है, शेप ऐसी भी हो सकती है, ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है। और शेप ऐसी भी हो सकती है कि ये कर्व है और एक कर्व ये है, तो ये एरिया मुझे फाइंड करना है। किस तरीके से मैं इसको फाइंड करूँगा, लिमिट ऑफ सम से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। हमें समाकलन के अनुप्रयोग से इसको फाइंड करना है। या फिर देखो, शेप ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और मुझे ये वाला इनके बीच का जो एरिया है ये मुझे फाइंड करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो समझेंगे। तो मैंने ये वाला कर्व ले लिया और इसमें जो फंक्शन है वो है y=fx, ठीक है ना। और इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूंगा a b c d, और ये फंक्शन है y=fx। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस शेप का जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। जैसा कि हमने स्ट्रिप्स लिए थे लिमिट ऑफ सम में, जब हमने उसको समझा था तो उसमें हमने स्ट्रिप्स ली थी छोटी छोटी। तो यहाँ हम उसी तरीके से एक एलिमेंट ले लेंगे dx, ठीक है ना। और यदि ये वाला पॉइंट x होगा तो ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, fx, ठीक है ना। ये हाइट कितनी हो जाएगी, fx हो जाएगी। बात समझ में आई। तो हम इस एलिमेंट के एरिया के बारे में बात करें तो उसे हम बोलेंगे एलिमेंटल एरिया। और इस एलिमेंटल एरिया को हमने कहा dA, ठीक है ना। तो dA कितना हो जाएगा, यहाँ पर dA हो जाएगा fx/dx। इस एलिमेंट का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। क्योंकि जब ये छोटा सा एलिमेंट बना तो इसने आयत का रूप ले लिया, और आयत का रूप लेते ही हम लंबाई गुणा चौड़ाई करके उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। बात समझ में आई। लेकिन हमें एरिया चाहिए ABCD, ठीक है ना। तो ये एरिया ABCD हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये जो एलिमेंटल एरिया है इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इस लिमिट तक, A से लेकर B तक, ठीक है ना। तो A से लेकर B तक अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दूंगा, एलिमेंटल एरिया को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे पास ये ABCD एरिया जो है ये मेरे पास होल एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि हम A से लेकर B में इंटीग्रेट कर देते हैं DA को, बहुत साइड होगा ये, तो हमारे पास जो होल एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। और उसे हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन A से लेकर B fx/dx। बात समझ में आई। आप उसको fx बोलो या आप उसको इंटीग्रेशन A से लेकर B में y/dx बोलो, क्योंकि fx किसके इक्वल है, y के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें फिर इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा, मतलब जो एरिया है स्क्वायर यूनिट वो हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसको एरिया फाइंड करना है। इसके बाद में कुछ शेप का इक्वेशंस हैं, कुछ कर्व की, कुछ शेप की, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, है ना, एलिप्स हो गया, उनकी इक्वेशंस हैं, वो हमें इसमें हेल्पफुल रहेंगी इस क्वेश्चंस को करने के लिए। तो वो इक्वेशंस हम लिख लेंगे अभी, और एक फॉर्मूला जो इसमें मोस्टली अप्लाई होगा वो भी हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं उनको। तो नेक्स्ट कुछ आकृतियाँ हैं जिनके समीकरण हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना, उन्हें हमें अच्छे से याद करना है, वो हम लिख लेंगे अभी। जैसे नंबर 1, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना, रेखा का समीकरण। हमने समझा था कितना होता है ये, y=mx+c, ठीक है। यदि इसी का हम इंटरसेप्ट फॉर्म देखें, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी x/a + y/b=1, ठीक है ना। तो ये हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वृत्त का समीकरण कितना होता है, x² + y² = a², ठीक है। यहाँ ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो ये कोई सर्कल है, x² + y² = a², तो इसमें ये जो रेडियस है उसका
रेडियस कितनी है इसकी ए, हेयर ए जो है वो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। तो कुछ बातें हैं हम जो हमें ध्यान में रखनी है। नंबर 3, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला को हम कहते हैं परवलय। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी y² = 4ax, ठीक है ना। तो मान लो ये कोई पैराबोला है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो है ये वाली हो गई a, और इसमें ये वाली डिस्टेंस जो है वो हो जाती है 4a। बात समझ में आई। इसी के साथ में नंबर 4, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला होता है अतिपरवलय, अतिपरवलय। इसकी इक्वेशन होती है x² / a² - y² / b² = 1। नेक्स्ट नंबर 5, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, या फिर हम इसे कहें दीर्घवृत्त। तो इसकी इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1। बात समझ में आई। तो कुछ ये आकृतियां हैं जिनके हमें समीकरण याद रखने हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में हमने एक फॉर्मूले की बात की थी जो अधिकतर काम में आता है इस वाले एक्सरसाइज में, वो है इंटीग्रेशन √a² - x² × dx = x/2 √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a + c। तो मोस्टली क्वेश्चंस में ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इसे हम याद रखेंगे। बाकी इन इक्वेशंस को हम लिख लेंगे, ये क्वेश्चन करते समय बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सममित क्षेत्रफल की, सिमेट्रिकल एरिया। उसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेंगे। तो समझते हैं सममित क्षेत्रफल, या आप इसे कहो सिमेट्रिकल एरिया। ठीक है ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक कार्टेशियन प्लेन में हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है ना, जो हर क्वाड्रेंट में इसकी क्या है, सिमेट्री है, सममित है ये, ठीक है ना। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो मैंने इसको ओरिजिन कहा, इसको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, ठीक है ना। तो ये अगर इसका रेडियस है A, तो पॉइंट A के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे a,0। ऐसे ही पॉइंट B के अगर मैं निकालूं तो कितने हो जाएंगे 0, a, क्योंकि x एक्सिस में कितना है ये a और y एक्सिस में कितना 0। ऐसे ही यहाँ पर x एक्सिस तो 0 है लेकिन y एक्सिस कितना है 0। बात समझ में आई। और इसे मैंने कहा y = f(x) फंक्शन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। बात समझ में आई। तो मुझे इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। इस सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे 1, 2, 3, 4 मतलब हर पार्ट का मुझे एरिया फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक पार्ट का एरिया फाइंड करूं और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इस पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो उसी को हम कह रहे हैं सममित क्षेत्रफल। मतलब आप किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो और उसमें बचे हुए भागों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या होगा, पूरे सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे समझ लेते हैं इसको। जैसे वृत्त का समीकरण हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। वृत्त का समीकरण होता है x² + y² = a²। बात सुनाई। और a क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। तो इसका हम पहले वाले भाग का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। बाकी 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने इसमें एक एलिमेंट ले लिया dx। कुछ बातें जो ध्यान रखनी है उन्हें मैं बताऊंगा अभी। dx मैंने ले लिया। अगर देखो मैंने एलिमेंट लिया है dx x एक्सिस पे, अगर मैंने एलिमेंट लिया है dx x एक्सिस पे, तो इसमें जो लिमिट लगेंगी वो x एक्सिस वाली लगेगी, यानी 0 से लेकर a वाली, ठीक है ना। और यदि मैं एलिमेंट लेता हूँ dy y एक्सिस पे, तो लिमिट जो होगी वो y वाली लगेगी, यानी 0 से लेकर a।
बात समझ में आई। तो आप कैसे भी ले लो एलिमेंट dx ले लो चाहे dy ले लो, आपकी लिमिट 0 से लेकर a ही लगनी है, क्योंकि x एक्सिस पे 0 से लेकर a मिलेगा और y एक्सिस पे 0 से लेकर a मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यदि मैंने एलिमेंट dx लिया है तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू निकालना होगा, और यदि मैं एलिमेंट लेता dy तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालता। बात समझ में आई। तो अभी हमने एलिमेंट लिया है dx, तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी y इक्वल टू में मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। मुझे चाहिए एरिया, यानी हमें निकालना है OA का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या भाग है हमारा? OABO। हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर a तक y फंक्शन को, किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष, ठीक है ना। 0 से लेकर a लिमिट लगाई, जो फंक्शन का था उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया इस एलिमेंट के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a y इंटू डी एक्स हमें मिलेगा। फिर यदि हमें एरिया चाहिए पूरे सर्कल का, तो हम लिखेंगे उसको ABCDA का क्षेत्रफल, और वो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई OABO का क्षेत्रफल, ठीक है ना। मतलब सममित क्षेत्रफल का यही मतलब है, ठीक है ना। मतलब आपने एक भाग का क्षेत्रफल निकाला और उसमें बचे भागों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भाग था उसका क्षेत्रफल निकाला और उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये पूरे सर्कल का क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा। बात समझ में आई। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a y इंटू डी एक्स हमें क्या देगा? OABO का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर a y इंटू डी एक्स। अब जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना है? 0 से लेकर a अंडर रूट y का वैल्यू कितना है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब सीधा सीधा इसमें जो फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। तो कितना होता है वो? 4 इंटू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a फ्रॉम लिमिट 0 से लेकर a। बात समझ में आई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई? 0 से लेकर a तक। तो अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और हमारे पास जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई। तो करते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 4 इंटू a/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x के स्थान पर a लिखना है अपर लिमिट में, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस साइन। देखो जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी इस x के चलते, और जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो साइन इनवर्स 0 बनेगा। साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब लोअर लिमिट रखने पर मुझे पूरी टर्म क्या मिली? 0 मिली। बात समझ में आई। यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है ना। और साइन इनवर्स 1 हमें कहाँ मिलता है? π/2 पे। मतलब साइन इनवर्स में 1 का वैल्यू कहाँ होता है? π/2 पे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2। इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा हमें? सिर्फ πa स्क्वायर। ये होगी स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर यूनिट होगी। और देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा πr स्क्वायर, और r क्या है यहाँ पे? रेडियस। तो वही चीज़ है यहाँ पे, a क्या है? रेडियस। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? πa स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमारे पास सममित आकृति मिलती है तो हम इस सममित क्षेत्रफल इस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। हमें हर भाग का क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल निकालो और बाकी वाले भागों से उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से हमें क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एक बात और जो इसमें समझने की है वो है कि अगर हमारा कोई भी कर्व या कोई भी ग्राफ अगर हमारे एक्स एक्सिस से नीचे आता है तो उसको हमें पॉजिटिव के रूप में लेना है।
तो उसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास cos x का एक कर्व है, ठीक है ना, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है ना। आपको पता है cos 0 पर cos 1 होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा, π/2 पे 0 और पाई पे जो होता है वो -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से cos का जो कर्व है वो आएगा। यहाँ पे π/2, ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ पर पाई, यहाँ आ जाएगा π/2 और यहाँ पर 0। ये cos का जो है ग्राफ हो गया 0 से लेके पाई के बीच में। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, तो हम एलिमेंट ले लेंगे dx, ठीक है ना, और ये y = fx है। ऐसे ही हम एक एलिमेंट यहाँ ले लेंगे dx, और ये भी हमारा क्या है, y = fx। बात समझ में आई। तो हमें ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का। देखो ध्यान से देखेंगे, इस वाले भाग में जो मुझे cos की वैल्यूज हैं सारी पॉजिटिव मिलेंगी, और इस वाले भाग में cos की जितनी भी वैल्यूज हैं मुझे नेगेटिव मिलेंगी। आपको पता है cos पाई -1 होता है, तो जो भी वैल्यूज मिलेगी यहाँ पर वो मुझे नेगेटिव मिलेंगी। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे उस समय इस वाले भाग को हम मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे। मॉड्यूलस के अंदर क्यों रखना है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव हमें लेना नहीं है, ठीक है ना। तो समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल है y = cos x, और इसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इस लिमिट में 0 से लेके पाई के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने इंटीग्रेट किया 0 से लेके π/2 तक cos x × dx को, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इंटीग्रेट किया इस y को dx के सापेक्ष। बात समझ में आई। फिर प्लस इसमें ऐड करना है ये वाला क्षेत्रफल भी, और ये क्षेत्रफल जाएगा π/2 से लेकर पाई तक cos x × dx। लेकिन इस वाले भाग को हम किसके अंदर रखेंगे, मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है ना। मॉड्यूलस के अंदर क्यों रखना है, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, उस तरीके से क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो उसको हम मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे। इससे पहले जब हमने सर्कल वाला किया था तो उसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसमें भी कहीं भी नेगेटिव का साइन नहीं लिया था हमने, ठीक है ना, क्योंकि एक भाग का हमने निकाला और उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाले भाग का जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा ये, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने ये मॉड्यूलस अप्लाई किया है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, कोई भी कर्व या कोई भी आकृति हमें x एक्सिस के नीचे मिलती है तो उसको हमें मॉड्यूलस के अंदर लेना है। बात समझ में आई। तो सॉल्व करेंगे इसको। cos का होता है sin x, इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर π/2 प्लस मॉड्यूलस cos का होता है sin x, लिमिट्स π/2 से लेकर पाई, मॉड क्लोज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो sin π/2 माइनस sin 0 प्लस मॉड्यूलस sin पाई माइनस sin π/2। बात समझ में आई। इस तरीके से, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको। sin π/2 होता है 1, sin 0 होता है 0 प्लस मॉड्यूलस sin पाई होता है 0 और sin π/2 कितना होता है 1, ठीक है ना। तो ये मुझे मिलेगा -1। मतलब यहाँ पर जो भी मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मेरे को क्या मिलेगी, नेगेटिव। क्यों मिलेगी नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे है। तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट आएगा वो मुझे नेगेटिव मिलेगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं मॉड्यूलस अप्लाई करूँगा। तो फाइनली ये मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया 1 प्लस मॉड्यूलस -1, और इस मॉड्यूलस के चलते ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी 1 + 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। 2 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई। तो इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे कि एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी आकृति आती है तो उसको हम मॉड्यूलस के अंदर रख कर तब उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, परवलय y² = 4x तथा रेखा x = 3 से परवल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले परवलय y² = 4x का। तो y² = 4x का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से हमें ग्राफ बनाना है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप y का वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, x आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बस भाई, क्योंकि y² है। अगर आपने y रखा तो y² क्या पॉजिटिव मिलेगा आपको, x y² / 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपने नेगेटिव y रखा
तो नेगेटिव वाई का भी होल स्क्वायर आपको क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि y आप पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, x हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। यानी x पॉजिटिव हमेशा कहाँ मिलेगा, इस तरफ। y आपने पॉजिटिव रखा या आपने रखा नेगेटिव, x क्या मिलेगा हमेशा पॉजिटिव। तो ये बन गया हमारा y स्क्वायर बराबर 4x। तो इस तरीके से आपको जो कर्व है वो बनाने हैं, ठीक है ना। तो y स्क्वायर कितना मिल गया हमें, 4x। और कहा x इक्वल टू 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये एक्सिस है, एक्सिस पर आपने मान लो कि ये एक्सिस इक्वल टू 3 है, ये जो है ये एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, 3 मिला। तो इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब हमें ये वाला जो क्षेत्रफल है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। ये वाला क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। अगर वो बोलेगा कि आपको सिर्फ प्रथम पाद में या मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है तो आपको ये नीचे वाला एरिया फाइंड नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला फाइंड करना है। अगर आपसे कहा कि x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका मतलब आपको ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है ना, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। हम इसमें पॉइंट दे देते हैं, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये O है, ठीक है ना। तो निकालते हैं वैल्यू। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी y इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 4x या y इक्वल टू आप बोलो 2 अंडर रूट x। बात समझ में आई? क्योंकि हमने y क्यों लिया, क्योंकि हमने एलिमेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर dx। अगर हमने एलिमेंट dx लिया है तो हमें y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, y का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 2x। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, यानी ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो लिमिट्स देखो, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 तक, 0 से लेके 3 तक लिमिट आ जाएगी। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 3 तक और y इंटू डी एक्स। बात समझ में आई, ठीक है ना। 0 से लेकर 3 तक x डी एक्स एलिमेंट लिया है तो x एक्सिस पर जो लिमिट है वो लेनी है। अगर dy एलिमेंट लेते तो y एक्सिस पर जो लिमिट मिलती है हम वो वाली लिमिट लेते। तो बात बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो हमने लिया है dx एलिमेंट लिया है तो जो लिमिट है वो आ जाएगी x एक्सिस वाली, मतलब 0 से लेकर 3 तक। तो 0 से लेकर 3 y इंटू डी एक्स। अगर मैंने एलिमेंट dx लिया है तो मुझे y का वैल्यू निकालना है, अगर मैं एलिमेंट dy लेता तो मुझे x का वैल्यू निकालना होता। बात समझ में आई? तो यहाँ से अब हमें लेकिन एरिया कितना चाहिए, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। हमें तो पूरा क्षेत्रफल निकालना है ना। कौन सा, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या कि ये सममित है, ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, एक दूसरे से सममित हैं। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी एक भाग का आप क्षेत्रफल निकालो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 y इंटू डी एक्स। और y का वैल्यू कितना है, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, है ना। और अंडर रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसमें पावर हो जाएगी x का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और लिमिट्स 0 से लेकर 3। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4x का पावर 3/2 इंटू 2/3 और लिमिट्स 0 से लेकर 3, यानी 8/3 अपर लिमिट 3 का होल पावर 3/2 माइनस 0, ठीक है ना। तो और ये हो जाएगा 8/3 इंटू अंडर रूट 3 का पावर 3, यानी 3 अंडर रूट 3 हमें मिलेगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हमें मिल जाएगा 8 अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वक्र y इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तथा x अक्ष के ऊपर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको देखो, वक्र y इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे देखकर हम नहीं पता लगा रहे हैं कि ये किस चीज़ का समीकरण है, तो क्या कर्व बनने वाला है या क्या ग्राफ बनने वाला है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इस समीकरण को लिख लोगे आप y इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक है ना। और यदि हम इसे इधर लेकर आते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हमें मिलेगा। यदि हम 4 डिवाइड कर देते हैं इधर तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 हमें मिलेगा, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब हमारे समझ में आने लगा कि ये जो इक्वेशन दे रखी है वो किस कर्व का इक्वेशन है। आपने पढ़ा होगा दीर्घवृत्त, है ना, हमें लिखाई थी इक्वेशंस। तो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, दीर्घवृत्त की। हमारे समझ में ये बात आ गई, ठीक है ना। देखो एक्स अक्ष पर ए पॉइंट पे काट रहा है और वाई अक्ष पर बी पॉइंट पे काट रहा है, यानी एक्स अक्ष पे काटेगा 1 पे और वाई अक्ष पे काटेगा 2 पे। ध्यान रखना 4 पे नहीं काटेगा, है ना, बी स्क्वायर है, इसका मतलब 2 स्क्वायर लिखना है फिर 2 पे काटेगा। तो देखो किस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। तो ये हमने ले लिया एक कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है ना। एलिप्स दीर्घवृत्त जो होता है वो अंडाकार होता है, कभी भी गोल नहीं होता है, तो उसको हम अंडाकार बनाएंगे इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। बात समझ में आई, x इक्वल टू 2, या आप इसको बोलो y इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें x अक्ष के ऊपर वाला जो भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसने कहा कि वक्र y इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तथा x अक्ष के ऊपर परिवर्तित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष के ऊपर कौन सा भाग है, सिर्फ ये वाला भाग है, इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले लेंगे dx। अगर हमने dx एलिमेंट लिया तो हमें किसका इंटीग्रेट करना होगा, y का, इसका करना होगा हमें y का। तो नाम दे देते हैं ओ ए बी सी। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ओ ए। देखो सममित क्षेत्रफल है, सममित क्षेत्रफल है, इसका मतलब एक भाग का ज्ञात करेंगे और दूसरे का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम एरिया निकाल लेते हैं ओ ए बी ओ का, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ध्यान रखना हमने dx एलिमेंट लिया है तो लिमिट्स x वाली अप्लाई होगी, ठीक है ना। ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 y इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। और हमें एरिया निकालना है किसका, ए बी सी ओ ए का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, ए ओ सी ओ ए का, ए बी सी ओ ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। मतलब हमें एरिया निकालना है ए बी सी ओ ए का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। बात समझ में आई। तो सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 y इंटू डी एक्स। और y का वैल्यू कितना है, 0 से लेकर 1, y का वैल्यू यहाँ दे रखा है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और ए कितना है इसमें 1, तो 1 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है, एक्स है और 1 क्या है, सॉरी एक्स अपॉन ए, ए कितना है 1, तो सिर्फ एक्स आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 1। बात समझ में आई।
देखो लोअर लिमिट रखने पर तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ क्या आएगा अपर लिमिट। तो इसको कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू अपर लिमिट रखनी है तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 सिर्फ अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखने पर क्या हो रहा है, पूरा जीरो हो रहा है, और 1 माइनस 1 मतलब ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा जीरो। तो 4 इंटू 1/2 इंटू पाई/2 हमें मिलेगा, साइन इनवर्स 1 कितना पाई/2, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा पाई वर्ग इकाई। तो बात समझ आई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे आप इन जो क्वेश्चन हमने किए हैं, जो एग्जांपल्स हमने किए हैं, उन पर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अपनी, आपको वो समझ में आने लगेगा। यदि अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो आपको बस एक काम करना है कि जो भी हम यहाँ वीडियो में सवाल करेंगे उन पर बस आपका फोकस होना चाहिए अच्छे से, आप उनको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। अपने आप जब हम 8-10 सवाल या 4-5 सवाल कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।